बात करेंगे वो आपकी जो कदीम है जिंदगी एक मुश्किल को परास्त करता है। जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है ये जिंदगी के उतार चढ़ाव में जीवन के दरमियान हो रहे हैं क्योंकि आपको जन्म देते हैं। तो जाने से होना जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग आज बात करेंगे टीम बिल्डिंग स्किल और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं मिस नदब गिल, जो कि एक ट्रेनर हैं, कंसल्टेंट हैं और इंग्लिश इंस्ट्रक्टर हैं। मिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्मान, कैसे हैं आप? जी मैम, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस भी बिल्कुल ठीक ठाक होगी। नाज़रीन, अपने सवालात के सिलसिले का आगाज करने से पहले मैं सबसे पहले ये आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपके जहनों में कोई भी सवाल है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या तनाज़ात के हल के हवाले तो आप जरूर पूछ सकते हैं। मिस नदब हमारे साथ मौजूद हैं और आपके सवालों को जरूर एंटरटेन किया जाएगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि तनाज़ात होते क्या हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। मिस नदब, आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि आखिर कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, हम क्यों ये टर्म यूज करते हैं, कहाँ टर्म ये यूज करते हैं। Yeah, thank you so much Usman for giving this a little introduction about the topic। और जो आज का हमारा टॉपिक है, बेसिकली आप सब लोग जानते हैं कि in these days we are keep discussing on the team building, जिसके 2 सेशंस हम लोग प्रीवियसली कंडक्ट कर चुके हैं ऑन टीम बिल्डिंग के ऊपर, टीम वर्क और लीडरशिप के ऊपर। हमारे 2 वीक के जो लास्ट सेशंस रहे हैं और आज जिस पर हम बात करेंगे वो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर। और कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली है क्या, ये किस तरह से जो है ये डेवलप होती है, क्या कॉजेज हैं इसकी, क्या जो है अगर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट भी होता है तो हमें विद इन अ टीम जो है उसे किस तरह से रिजॉल्व करना है, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज वी आर फोकसिंग ऑन विद इन द टीम, ताकि हम तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो कैंसिल कर सकें अपनी टीम में से, ताकि एक प्रोडक्टिविटी जो है ना वो काम के अंदर आए। जितने ऑनलाइन व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं और हमारे साथ ज्वाइन हैं, हमें कनेक्ट किए हुए हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अपने कंसर्न्स को, जैसे उस्मान ने आपसे कहा, हमारे साथ जरूर शेयर करें, बिकॉज दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टॉपिक। बिकॉज यहाँ पर जो है ना कॉन्फ्लिक्ट आपका बेसिकली ना एक डिजीज की तरह जो है ना ये काम करता है विद इन द टीम्स, जहां पर बेगाड़ पैदा होते हैं, परेशानियां क्रिएट होती हैं, लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं होती, आपकी टीम का जो है वो गोल, जो हर एक का गोल है वो मुकम्मल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पर एक बहुत जो है ना बड़ी डिजीज वहां पर पाई जाती है, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट है क्या एक्चुअली? ये क्या लड़ाई झगड़े और एक दूसरे से हसद करना, एक दूसरे के टैलेंट के ऊपर जो है वो कहते हैं क्रिटिसाइज करना, क्वेश्चन मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस को जो है हम लोग हाईलाइट कर रहे होते हैं। तो ईदर दीज आर द कॉन्फ्लिक्ट्स।
कॉन्फ्लिक्ट दरअसल जो है ना, आप किसी भी चीज के ऊपर अपना डिसअग्रीमेंट शो करते हो, डिसलाइक होते हो, आपको वो चीज नापसंद होती है, आप शो कर रहे होते हो कि ये चीज, ये बात, ये काम मेरी पसंद का नहीं है। तो वहां पर होता क्या है कि चीजें जो है वो नॉर्मल सिचुएशन से जो एबनॉर्मल की तरफ जो है ना वो ट्रांसफर हो जाती हैं। कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी चीज है कि आपके एनवायरनमेंट में जो है ना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर जो है ना एक बहुत बड़ा गैप लेकर आती है। और वो गैप क्या होता है? वो नेगेटिव थॉट्स का गैप होता है। वो गैप कौन सा होता है? वो दूसरों की जो है वो पर्सनालिटीज को डिस्ट्रॉय करने का होता है। इवन विद इन द टीम्स द पीपल दे स्टार्ट स्पीकिंग। जब कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, अंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती, डिसलाइक होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, थॉट्स नहीं मिलते, थिंकिंग नहीं मिलती लोगों की, तो ऑन दैट टाइम व्हाट हैपेंड दैट द पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। और फिर काम करने के अंदर जब टीम की बात होती है तो वहां पर एक बंदा नहीं है काम करने वाला, इजंट इट? वहां पर 2 से 3 लोग मिलकर क्या करते हैं? टीम के अंदर काम करते हैं। और मैं ये नहीं कहती कि वो एक ही रोल के लोग हैं, वहां पर डिफरेंट रोल के ऊपर आपको लोग मिलेंगे, पोजीशंस के ऊपर लोग मिलेंगे विद इन द टीम। तो मीन्स दैट विद इन द वन टीम द डिफरेंट रोल्स आर अवेलेबल, डिफरेंट पोजीशंस आर अवेलेबल। तो उस चीज के लिए कॉन्फ्लिक्ट जो है ये ऐसी डिजीज है जो आपके काम को डिस्टर्ब कर देगी और आपको लगेगा कि वो शायद दूसरा जो है ना मेरे अगेंस्ट है, उससे मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये मेरे लिए परेशानी का बाइस बनता है या बनती है, इसकी वजह से मेरे काम रुक जाते हैं, ठीक है, ये मेरी तरक्की के आड़े आता है या आती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं बेसिकली ना इस डिजीज के। ऐसी सोचें हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाती हैं और हम क्या करते हैं, हम अपने काम से वो अटेंशन हटाकर और हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है? इन चीजों के ऊपर चला जाता है और प्रोडक्टिविटी जो है बिल्कुल जीरो हो जाती है हमारी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हमारा मेन फोकस होता है वो तो इस तरह के लड़ाई झगड़ों में, कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं एम्प्लॉयज एंड द टीम्स। सो ऑन दैट टाइम द गोल इज वैनिश्ड, द गोल इज कैंसल्ड ऑन दैट टाइम। क्यों? क्योंकि वहां पर तो एक दूसरे के साथ जो है वो मतलब लड़ाई झगड़े और फड्डे फसाद, इस तरह से अजीब तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो टीम्स के अंदर क्रिएट हो जाती हैं। तो मींस दिस इज लाइक अ इशू व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड विद इन द टीम्स। आपका वो मेंटली भी हो सकता है, वो पर्सनालिटी पे भी हो सकता है, एंड देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स आर लाइक अवेलेबल ऑन दैट टाइम कि आप किसी की चीज के ऊपर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हो। दैट इज बेसिकली द कॉन्फ्लिक्ट कि हमें देखना है टीम के अंदर कि अगर इस तरह का एटमॉस्फेयर पाया जाता है तो हमें उसे किस तरह से कैटर करना है, ठीक है। तो वहां पर एक जो है वो टीम के आगे आपका टीम प्लेयर होता है जो टीम को लेकर चल रहा होता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उनकी बनती है जो टीम के आगे आपको लेकर चल रहे होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे इसका कि मतलब क्या कॉजेज हैं इसके ना, तो फिर हम फर्दर बताएंगे कि इसके एक्चुअली कॉजेज हैं, क्यों ये डिजीज जो है वो निकलती है। ये कंटेजियस डिजीज है बेसिकली। जैसे कोरोना खांसने और जुकाम लगने से दूसरे को लगता है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट भी समझ लें इसी तरह से ही है। एक पे लगेगा तो फिर वो दूसरे का खुद ब खुद ये ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा माहौल बन जाता है आपका, उससे दूसरे जो है वो देख के क्या सीखेंगे कि यहाँ पर तो टीम के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं, इस तरह के मसले, इस तरह की परेशानियां, ऊंची आवाज में बात करना, चीखना, चिल्लाना, लोगों के ऊपर गुस्सा करना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, पर्सनालिटी के ऊपर क्रिटिसाइज करना, काम के ऊपर क्रिटिसाइज करना। तो दीज आर कॉन्फ्लिक्ट्स ना। जब एक करेगा तो फिर वो डिजीज की तरह फैल के फिर वो दूसरी टीम्स भी इसी तरह से कर रही होती हैं। तो दिस इज बेसिकली द रीजन दैट, एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट, लेट्स डिस्कस राइट नाउ। सही। Yes. अच्छा, अब इनके कॉजेस की तरफ बढ़ते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के कॉजेस क्या हो सकते हैं। आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, तनाज़ात क्यों जन्म लेते हैं। अब हम इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो आप कॉजेस के ऊपर क्या कहेंगी? बिल्कुल, कॉजेस इसके जब जब ये चीजें होती हैं ना कोई वजूहात तो होती होंगी ना। कॉन्फ्लिक्ट इसी तरह से डिजीजेस आती नहीं है, कोई ना कोई इसके जो है ना वजूहात कहीं ना कहीं से तो ये निकलता होगा, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे क्रिएट होंगे। तो मेन इसका जो रीजन है ना वो उस्मान यही है कि व्हेन देयर इज अ पुअर मैनेजमेंट। जब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पुअर मैनेजमेंट्स होती है ना, जो अपने क्लियर एक्सपेक्टेशंस को अपनी टीम के सामने नहीं रखती, तो
तो वहां पर जो है ना फिर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट एक किस्म का नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के जो मैंने आपको पहले बताए हैं कि परफॉर्मेंस के ऊपर हो सकता है, पर्सनालिटी के ऊपर हो सकता है, काम के ऊपर हो सकता है, रेगुलर रूटीन के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, छोटे मोटे अटेंडेंस एंड ऑल दैट, देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज आर अवेलेबल। ये कॉन्फ्लिक्ट तो कहीं छोटी सी बात से भी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, जब लोगों के पास जो है ना क्लियर एक्सपेक्टेशंस नहीं होती और क्लियर अनक्लियर जो है वो जॉब रोल्स होते हैं। भाई आपने कहा नदब का ये काम है ABCDEFGH, अब नदब तो वही करेगी। अगर अगर आपने नदब से कुछ एक्स्ट्रा काम लेना है, जब तक आप नहीं बताओगे वो कैसे करेगी, ठीक है। तो वहां पर जब जब आप जॉब के रोल्स को डिस्क्राइब नहीं करोगे, तब तक आपकी टीम के अंदर क्या होंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। और इसी तरह से होता है, समटाइम्स हम देखते हैं कि हम रेगुलर रूटीन के काम को कर रहे होते हैं, ठीक है, विद इन द टीम, और अगर हमें क्लियर नहीं होती चीजें, तो हम उन चीजों को शायद जो है वो डिस्कस नहीं करते हैं या उन पे जो है ना अपना हाथ नहीं बढ़ाते काम करने के लिए। ऑन दैट टाइम बाद में जो है ना, लेट सपोज हमें सुनने को मिलता है, व्हाट यू डिडंट डू दिस राइट नाउ, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, अभी तक हुआ क्यों नहीं है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। तो मीन्स ऑन दैट टाइम इफ यू नीड दिस वर्क ऑन अर्जेंट बेसिस, यू शुड एक्नॉलेज द पर्सन। और जब एक्नॉलेजमेंट ही नहीं होती, जब पता ही नहीं होता लोगों को, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, दूसरों के ऊपर ब्लेम गेम शुरू हो रही होती है कि ये तो आपका काम था, ये मेरा काम था। तो जब तक रोल क्लियर नहीं ना होता आपने करना क्या है, तो मीन्स वहां पर एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं होती लोगों की। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द लैक ऑफ ट्रेनिंग। लोग जो है वो प्रॉपर ट्रेंड नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहां पर पुअर मैनेजमेंट है, तो वो ट्रेन को कौन किसको करेगा, वहां को कुछ पता ही नहीं, ना HR पर्सन है, ना कोई वहां पर ट्रेनिंग के लिए OD डिपार्टमेंट है जो इन तमाम चीजों के ऊपर जो है वो काम करेगा। दीज आर लाइक डेफिशिएंसीज विद इन द टीम। कि ट्रेनिंग से जब प्रोवाइड की जाती, तो वहां पर एक बहुत बड़ा जो गैप आता है वो पुअर कम्युनिकेशन का आता है। वाई? बिकॉज वहां पर लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरे गोल्स क्या है, मेरे रोल्स क्या है विद इन द टीम, मेरा क्या जो है वो काम है, JDs क्या है मेरी, आई डोंट इवन नो अबाउट इट। एंड देन मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं तेज भागूं, ठीक है। तो ऑन दैट टाइम क्या होगा, मेरी जो है ना कम्युनिकेशन के अंदर भी प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज मेरे पास क्लियरेंस ही नहीं है, आई डू नॉट इवन हैव द क्लियर एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट। और इसमें जो मेन जो आता है कि यहाँ पर जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेस। टीम के अंदर अगर आपके लेट सपोज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके 5 मैनेजर्स हैं और पांचों मैनेजर्स को जो है अपॉर्चुनिटी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। अगर आप 2 मैनेजर्स को जो है वो हाई रैंक पे रखते हो और 3 मैनेजर्स को आप कहते हो कि दे आर ऑन लो रैंक, तो मींस व्हाट इज द इक्वल अपॉर्चुनिटी रिसोर्सेस, इक्वलाइजेशन तो ना हुई यहाँ पर। तो ऑन दैट टाइम क्या होता है, छोटी छोटी बातों से जो है वो इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज मसला कहां से स्टार्ट हुआ, मसला आपका हुआ पुअर मैनेजमेंट से, बिकॉज दे डू नॉट इवन हैव अ प्रॉपर प्लानिंग बिहाइंड इट। जब प्लानिंग नहीं होगी तो फिर लोग अनक्लियर होंगे, एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं होगी, ठीक है, रोल्स का पता ही नहीं होगा, पुअर कम्युनिकेशन डेवलप हो जाती है, लोगों को पता ही नहीं होता, चीखना चिल्लाना और बदतमीजी करना, अजीब तरीके से बात करना, दिस इज द वे दैट द कॉन्फ्लिक्ट्स आर बीइंग क्रिएटेड। फिर काम के अंदर क्या होता है, वो अटेंशन ही नहीं रहती आपकी, अरे यार इनके साथ काम करके क्या करना है, इनका तो लहजा ही ये होता है। तो ऑन दैट टाइम द टीम्स डिस्ट्रॉय एट ऑल, डिस्ट्रॉय हो जाती है, उनके अंदर प्रोडक्टिविटी का जो एक पैटर्न होता है ना वो बिल्कुल फिनिश्ड हो जाता है। तो दीज आर द कॉजेज बेसिकली। हमें इस बात पर जितने ऑनलाइन व्यूअर्स इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, या फिर मैं हर सेशन में अपने कहती हूँ कि इस जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं आप उनको जरूर देखा करें और अपना फीडबैक हमें दिया करें। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई इस तरह से इश्यू चल रहा है विद इन द टीम, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो मस्ट कम एंड शेयर विद अस, ठीक है, ताकि हम जो है उसी के अकॉर्डिंगली जो है आपको गाइड कर सकें। एंड नेक्स्ट प्लीज। यस सही जी। नदब आपने बिल्कुल सही फरमाया कि किस तरह कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले सकता है और ये बिल्कुल एक नेचुरल सी चीज़ है, लेकिन इसका हल बहुत ज़रूरी है। तो हमें जैसे सवाल भी आया खलीक रहीमून की तरफ से कि किस तरह हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर सकते हैं, मेरा सवाल भी आपसे यही है कि हाउ वी कैन हैंडल अ कॉन्फ्लिक्ट इन अ टीम। या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड के
कॉन्फ्लिक्ट तो बन जाता है या फिर क्रिएट हो जाता है, या क्रिएट करने वाले मैं और आप ही हैं जो अपनी टीम्स के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। और अगर ये क्रिएट हो जाता है तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना एक हमारे पास सिनेरियो आता है कि यहाँ से जो है आपके पास यस आई वाज डिस्कसिंग अबाउट कि आपने क्या करना है, पहले तो आइडेंटिफाई करना है अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट को। ठीक है, जो भी इश्यू आपके सामने इस वक्त रखा गया है विद इन द टीम, मे बी वो किसी की पर्सनालिटी को लेकर है, किसी के काम को लेकर है, तो आपने उस टाइम क्या करना है, आस्क देम टू सिट एंड डिस्कस द आइडिया। ठीक है, जो भी उनका है कंसर्न है वो आपसे डिस्कस करेंगे एज अ टीम पर्सन, एज अ टीम प्लेयर। ठीक है, एज अ टीम लीड वो आपसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड ऑन दैट टाइम यू हैव टू आइडेंटिफाई द अग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट। उसके बाद क्या होगा, आप क्या करोगे, लिसन केयरफुली, जो है ना आप उस चीजों के ऊपर थॉरली सोचोगे कि आया अग्रीमेंट जो था, जो चीजें पॉजिटिविटी की तरफ थी वो क्या थी, और जो नेगेटिविटी की तरफ थी वो क्या थी। और उसके बाद ही फिर क्या होता है, आप क्या करते हो, दोनों को एनालिसिस करते हो ना, you made the analysis and then you make a plan for the conflict which is being created, and then you prioritize the area of the conflict कि मुझे जो है अब करना क्या है। ठीक है, और उसके बाद ही फिर आपके पास जब सारी डिटेल आती है ना, आप वन साइडेड नहीं सुनते। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपने दोनों पार्टीज की सुननी है, ए और बी की, एंड न्यूट्रल आपने पर्सन होकर उन दोनों को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। पहले आपने दोनों के सुन लेनी है, लिसन केयरफुली व्हाट इज देयर ओपिनियन अबाउट, वो कहते क्या है, उनका कंसर्न क्या, किस वजह से जो है ना ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। और फिर ये नहीं कि अगर मेरी पसंद के लोग हैं तो मैं जो हूँ वो मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में हुआ है, तो एज अ टीम लीड मैं क्या करूंगा, मैं मैनेजर को सपोर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो है वो उसका रोल बड़ा है, उसकी पोजीशन बड़ी है, तो वो तो गलत हो ही नहीं सकता। नहीं, मैं गलत तो नहीं हूं कहीं, मैनेजर तो गलत हो ही नहीं सकता, मे बी उससे नीचे वाला एम्प्लॉय शायद गलत हो जाए। तो इस तरह से होता क्या है कि हमने फोकस करना है इवेंट के ऊपर, हमने फोकस करना है उस इश्यू के ऊपर, ना कि पर्सनालिटी के ऊपर। ठीक है, और जब हम इस तरह से करेंगे तो तभी हमारे पास जो है वो क्या होंगे, फेयर रिजल्ट्स आएंगे। हमने दोनों की सुन ली, अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ले लिया, अवेलुएट भी कर लिया कि कौन गलत है कौन सही है, किसके जो है वो पॉइंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसके जो है वो पॉइंट स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ऑन दैट टाइम क्या होगा कि आपने मैनेजर की भी सुन ली और उससे नीचे वाले पोजीशन की भी सुन ली। तो अब होगा क्या, आप वही फैसला एज अ न्यूट्रल पर्सन आप वही लोगे जो बेस्ट है। ठीक है, जो अकोमोडेटेड होगा ना, यू विन आई विन वाली सिचुएशन नहीं होगी, जिसमें दोनों के जो है वो सुनी जाएगी व्यूज को, और फिर उसके ऊपर जो है एक डिसीजन लिया जाएगा, और वो डिसीजन जो है वो दोनों को इक्वल उस पे लेवल पे लेकर, जिसका आप ये कहते हो कि प्रॉपर सोल्यूशन के साथ, अवॉइड नहीं करना उसे। कुछ पता होता क्या है इसमें, ये भी एक फैक्टर आता है कि अवॉइड कर देना, अवॉइड करो इसको, इस कॉन्फ्लिक्ट को फिलहाल रहने दो, इसको डिस्कस ही नहीं करो आप, डू नॉट डिस्कस इट राइट नाउ, बिकॉज इससे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। तो बेसिकली जब इस तरह से टीम्स के अंदर होता है ना, अवॉइडेंस का जो है ना एक सिनेरियो आता है, तो अवॉइडेंस के अंदर क्या होता है, एक आप अवॉइड करोगे ना, तो जब दूसरा कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना, तो उसके अंदर आपको बड़े इश्यूज आएंगे, बिकॉज आपने पहले वाले को अवॉइड कर दिया, आपने उसको डिस्कस और चीजों को एनालिसिस ही नहीं किया। तो जब दूसरा आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ऑन दैट टाइम यू वुड फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी ऑन दैट टाइम। मे बी आपकी टीम के लोग ही उठकर बोले, पहले तो इन्होंने इस चीज को अवॉइड किया था, अब हमारा मसला है तो इतना जो है ना हाईलाइट कर रहे हैं। तो वहां पर क्या होता है, पॉजिटिविटी नहीं क्रिएट होती, मेंटल एक ना ग्रोथ क्रिएट नहीं होती। जब आपने एक डिसीजन, एक कॉन्फ्लिक्ट और एक बात को जो है वो बड़ा जबरदस्त तरीके से सबके सामने फेयर रिजल्ट्स के साथ आपने किया है ना, आप यकीन करें वही ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है ना, आपके अगले जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उन पर जो है ना बड़ा असर अंदाज करेगा। वो आपके पास लोग आएंगे अपने मसले मसाइल लेकर आएंगे, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उस्मान के पास जो है ना ये मैनेजमेंट है, उस्मान जानता है
कि किसमें क्या पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को मुझे कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट तो आ गया, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना जो है बड़ा जबरदस्त तरीके से आता है। तो व्हाई शुड वी गो हियर एंड देयर? स्टॉप डूइंग गॉसिप्स एंड गॉसिपर्स। ऐसे लोगों को जो गॉसिप्स क्रिएट करते हैं, आप उनके पास कभी भी नहीं जाओगे। आप उनके पास जाओगे जो फेयर काम करते हैं और फेयर रिजल्ट्स पर जो है वो ट्रस्ट करते हैं। जी ठीक मैम, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप ब्रीफली हमें जवाब दिएगा कि किस तरह हम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। हमें अब सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए कि अगर कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो गया है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी टीम के दरमियान, तो अब इसको रिजॉल्व किस तरह किया जाए, जरा ब्रीफली हमें बताइएगा। इसमें जो सबसे जो जबरदस्त एक काम हम कर सकते हैं ना, वो ये है कि आपने गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। आपने ना जो भी मसला आया है ना, आपने उसको बिखेरना नहीं है, उस रायते को बिखेरना नहीं है, आपने उसको समेट लेना है। जितने बड़े मसले भी हों, हायरिंग का हो, फायरिंग का हो, किसी की पर्सनालिटी को लेकर हो, किसी के काम को लेकर हो, आपने ना उस मसले को में बिगाड़ नहीं पैदा करने देना, ना होने देना है। और फिर क्या होगा, आपकी गाइडेंस जो है ना, आपके कहने पर लोग उसमें जो है वो अमल करेंगे। और जब वो इम्प्लीमेंटेशन होगी तो टीम के अंदर जो है वो एक जो है वो अजीब सा जो है वो सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक गाइडेंस जो है ना, एक ऐसे टीम लीड की है जो जानता है कि मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करना है। एंड बी वेरी क्विक टू फॉरगिव। सबसे जो मैं समझती हूँ ना इसमें, वेरी मच बी क्विक टू फॉरगिव एनीवन। टीम्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स तो क्रिएट हो जाते हैं, शायद वो कहते हैं ना कि झगड़े भी खत्म हो जाते हैं, परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं, लेकिन जो इंटरनल आपकी फीलिंग होती है ना, वो एक दूसरे के लिए पॉजिटिव नहीं होती। तो आपने एक्सटर्नल तो किसी को कह दिया कि चलो यार ठीक है, हो गया, चलो मानते हैं, चलो छोड़ो इसको, टीम के अंदर रहते हुए हो जाती है। लेकिन इंटरनली आप जो है ना किसी को फॉरगिव जब करते हो ना, तो वो उसकी एक अलग फीलिंग होती है। तो वहां पर जो आपका जो मेन वो है ना, आपने तो एक शख्स के साथ अगर आपका प्रॉब्लम इस तरह से विद इन द टीम क्रिएट भी हुआ है ना, तो आपने उसको कहते हैं ना दिल से माफ कर देना, वो चीज होती है। और फिर देखें कि इस तरह से जो है ना जब रिजॉल्व होगा, तो फिर आपको खुद ब खुद ही जो है ना वो चेंज नजर आएगा। तो फिर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से होता क्या है, जहां पर आपकी गाइडेंस होती है। जी जी सही मैम, मैं माधव के साथ आपकी बात यहाँ पे काट रहा था। मुझे एक सवाल करना होगा यहाँ पर आपसे कि क्या ये अहम है कि जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जब हम जाते हैं, तो दोनों फरीकैन का विलिंग होना कितना जरूरी है। अगर एक फरीक जो है वो विलिंग है कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए, मगर दूसरा इस तरफ नहीं आ रहा कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो, वो ज्यादा इसको खराब, मसले को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या मसले का हल पॉसिबल है या नहीं। देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा है ना, ये एक न्यूट्रल बंदा जब होता है ना बीच में, तो वो जिसका पलड़ा भारी होगा, जिसका पलड़ा हल्का होगा ना, तो वो इस चीज को नहीं देखेगा ना, वो पर्सनालिटी को देखेगा कि किसकी पोजीशन हाई है और किसकी पोजीशन लो है, ना वो ये देखेगा कि किसकी सैलरी हाई है और किसकी सैलरी लो है, ना वो ये देखेगा कि ये एक्सपीरियंस्ड है और ये जो है एक्सपीरियंस कम रखता है। तो न्यूट्रल तो क्या होगा, वो प्रॉपरली चीज के ऊपर एनालिसिस करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो देखेगा कि विच इज राइट, फाइंड आउट द फॉल्ट। वो फॉल्ट को फाइंड आउट करेगा ना कि एक्चुअली अग्रीमेंट और डिसअग्रीमेंट है क्या, एक्चुअली किसकी तरफ से लाइक है और किसकी तरफ से डिसलाइक है, और क्यों है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट। क्योंकि जब तक आप किसी मसले की जड़ तक नहीं पहुंचते, उसने गॉसिप की, इस गॉसिपर ने अगर जाके ये बात कर दी, तो वहां पर क्या होगा, मतलब बातें तो आप सुन लोगे, लेकिन आपका अपना फैसला क्या है। आपने क्या करना है, आपने इधर उधर से सबकी सुननी है, लेकिन जिनके साथ मसला है ना, आप उनको एक साथ बिठा ले अपने पास। ठीक है, तो उस तरह से क्या होगा कि आपके दोनों सामने होंगी, पार्टीज ए और पार्टी बी। तो अब क्या होगा, दोनों जब फ्रंट पे होंगे तो डिस्कशन जो है वो हेल्दी हो जाएगी। और जब हेल्दी डिस्कशन होगी तो उसमें होगा क्या कि दोनों जो है अपने अपने कंसर्न्स आपको बताएंगे।
और एज अ न्यूट्रल पर्सन आप पहले सुनोगे, लिसन केयरफुली। आपने जब भी किसी को जो है ना, किसी को अपना फैसला सुनाना है, किसी के ऊपर फैसला अपने जो है ना करना है, या आपके फैसले पर लोग चलते हैं, तो पहले आप एटलीस्ट सुन लें दूसरे की कि आपको कहना क्या कुछ चाहता है, ठीक है। और फिर ही पॉसिबल होगा कि आप क्या करोगे, वो आप वाली बात कि किसको जो है ना विन करना है और किसको जो है ना लॉस करना है, तो ये वो वाली बात हो जाएगी। तो अगर आप जो है ना एवेल्युएटर अच्छे बनना चाहते हैं, अच्छी एवेल्युएशन है आपकी, तो आपने दोनों की सुननी है, और फिर जो है ना एक कंस्ट्रक्टिव जो है ना वो आपने डिसीजन लेना है, जो किसी एक के ऊपर नहीं होगा, वो दोनों के जो है ना सोल्यूशन के साथ होगा। जी, किसी न्यूट्रल एंटिटी का होना दरमियान में बहुत जरूरी है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि इफ यू आर अ लीडर, ठीक है, अगर आप एक टीम को लीड कर रहे हैं, तो किस तरह आप अपनी टीम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सटर्मिनेट कर सकते हैं, किस तरह आप कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को जनरेट होने से अवॉइड कर सकते हैं अपनी टीम के अंदर? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने कि एज अ टीम लीड हमें बड़ा शौक होता है कि हम टीम लीड बन जाएं, हमारे सर के ऊपर जो है ना हेड का टाइटल लग जाए, हमें जो है ना लोग हेड करके पुकारें, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये जो है ना हर एक की बहुत डिजायर होती है, और हमें टाइटल्स के साथ बड़ा लगाव है। लेकिन टाइटल के साथ जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो देन वी से हु नोस, हु केयर्स, तो वहां पर जो है फिर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से क्या करते हैं, कतराते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ पर जब जब आप एज अ टीम लीड काम करते हैं, एज अ मैनेजर काम करते हैं, एज अ जो है वो लेट सपोज आप डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, यू आर लीडिंग द टीम, वहां पर जो है ना एनकरेज कोलैबोरेशन। टीम के अंदर जब तक कोलैबोरेशन नहीं ना होती, तो फिर काम करने का ना मजा नहीं आता। सबको साथ लेकर चलना, टीम का तो मतलब ही है ना कि सबके साथ मिलकर काम करना। वहां पर कभी भी टीम के अंदर एक बंदे की स्ट्रेंथ के ऊपर तो बात ही नहीं होती, वहां पर तो एक के जो है टैलेंट के ऊपर बात ही नहीं होती, वहां पर किसी की एक गलती के ऊपर सिवाय नदब को तो सुनाई नहीं जाती। टीम के अंदर अगर 4 लोग हैं, तो चारों जो है वो इक्वली जो है वो उस पार्ट, उसका उस फेलियर का पार्ट है, उस सक्सेस का पार्ट है, ठीक है। तो वहां पर मैनेजर्स को जो है एनकरेज कोलैबोरेशन, टीम के साथ मिलकर काम करने में मजा है, ठीक है। आपकी वैल्यूज हैं, आपके जितने काम हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उस्मान उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो जाती हैं, लेकिन सक्सेस आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है जब आप टीम के अंदर कोलैबोरेशन को लेकर आते हैं, जब आप लोगों की सुनते हैं और लोगों की जो है वो एक्सपेक्टेशंस को जो है वो क्लियर करते हैं आप ना अपनी। आप चाहते क्या हैं एज अ मैनेजर, आप क्या चाहते क्या हैं कि मैं करूं, आप करें, ठीक है। और उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर आप किसी को एवेल्युएट कर सकते हो। अगर एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो दूसरा बंदा आपकी एक्सपेक्टेशन पर कैसे उतरेगा? आपने तो क्लियर ही नहीं किया होगा कि एक्चुअली करना क्या है, एंड ऑन दैट टाइम देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन बिटवीन। क्लियर गोल्स ही नहीं है, पता ही नहीं है कि करना क्या, सुबह गए और शाम को घर आ गए, और पूरा साल जो है बस यही रूटीन है। साल के टारगेट्स होते हैं, जो लोग अपने टीम के अंदर प्रोडक्टिविटी को, स्ट्रेंथ को लेकर आना चाहते हैं, दे मेक गोल्स ऑन ईच डे, और फिर उसको एवेल्युएट किया जाता है, मंथली किया जाता है कि भाई मंथ के अंदर टारगेट था, वो कितना मुकम्मल हुआ है, मेरी एक्सपेक्टेशन थी आपसे, वो आपने मुकम्मल की है, मुझे तो आपसे 90% एक्सपेक्टेशन थी, हाँ, और आपने जो है मुझे 50% दी है मंथ के एंड में। तो देयर इज नॉट फेयर एवेल्युएशन। अब होता क्या है कि जब एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होंगी, तो फिर कोई कैसे काम करेगा? जब कोलैबोरेशन ही नहीं होगी, 2 मेरे फेवरेट लोग हैं, मैं बस उनको चाहती हूँ कि वो आगे आगे आए, और जिनके अंदर टैलेंट है, वो टैलेंट बेशक वो रस्टी हो जाए, आई डोंट केयर। क्यों? क्योंकि मैं तो टीम लीड हूं, मैं जो चाहूंगी मैं वही करूंगी। तो फिर होगा क्या कि टीम के अंदर आप प्रोडक्टिविटी नहीं ला सकते, आपके लॉन्ग टर्म जो है ना बेनिफिट्स या डिसीजंस के ऊपर आप प्रॉपरली जो है ना वो प्ले नहीं कर सकते, बिकॉज आपने जो है लोगों की मेंटालिटी को, उनके थॉट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब वो आपके साथ कैसे मुत्तफिक होंगे?
वो बात वही आ गई ना कि जुबानी तौर पे तो मुतफिक है, इंटरनली उनको पता होगा कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज एज अ टीम लीड। आप कैसे लोगों को लीड करते हैं भाई? आपका तो फेयर कॉम्प्लेक्शन मतलब वो नहीं है। आप कैसे उनको जो है ना लेकर चल रहे हैं पूरी पूरी टीम्स को? तो वहां पर आपके सेट गोल्स, क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड डोंट क्रिटिसाइज, कंप्लेन और ब्लेम। ये सबसे लास्ट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करूंगी इसके अंदर। एज अ मैनेजर, एज अ टीम लीड, आपने जो है ना ठीक। क्रिटिसाइज नहीं करना। आई ऑलवेज से कि क्रिटिसिज्म कम्स अप विद अ पॉजिटिव फीडबैक। आप बिठा लें किसी को अपने पास और टेबल टॉक करें। क्रिटिसाइज किसी दूसरे, मेरी गलती है तो मैं सुधारूंगी ना। तो दूसरा बंदे को अगर आप बताएंगे तो वो क्या मेरी गलतियां सुधारेगा? आप मुझे ये बताएं। तो आपने क्रिटिसाइज करना है लेकिन फीडबैक के साथ करना है, उस पर्सन के सामने करना है। उसको बिठाएं सामने एंड आस्क हिम और हर दैट दिस इज योर लिटिल लाइक लैक समझ लें या डेफिशिएंसी समझ लें, प्लीज इम्प्रूव इट। इम्प्रूव इट सो दैट यू डेवलप एंड यू विल डेवलप आवर टीम। तो वहां पर क्या होगा? ब्लेम नहीं होगा, कंप्लेन नहीं होगी और फलाने ने मेरा ये काम खराब कर दिया है। तो फिर कंप्लेनिंग होती है ना, एक से दूसरा कंप्लेनिंग कर रहा होता है, फ्रंट फेस मीटिंग्स नहीं होती वहां पर, तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी ना। उसने कुछ और बताया, आगे जो है ना वो दूसरे ने जब उसको बताया वो कुछ और बात पहुंच गई, तो जब वो टीम लीड तक पहुंची वो कोई और ही बात हो गई। ये हम ट्रेनिंग्स के अंदर बड़ा जो है ना देखते हैं, लोग ये एक्टिविटी करवाते हैं। एक ने दूसरे के कान में मारी, दूसरे ने तीसरे के कान में मारी, चौथे ने पांचवें के कान में मारी, और जब वो छठे तक पहुंचेगी वो बात कुछ और ही होगी। तो वहां पर क्या होता है, आपने जिस किसी का भी प्रॉब्लम है ना, उसको काइंडली आप सामने बिठा लें दोनों को और कहें उनसे कि जी बोले अब आपके क्या इश्यूज हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं थी, क्या आपको गोल्स क्लियर नहीं थे। फिर वहां पर पता चलेगा कि किसकी क्या मिस्टेक है। ठीक है? इस तरह से सही। बात को ठीक। उछालना और विदाउट एनी ब्रिंगिंग एनी इनटू हेल्दी डिस्कशन, इट्स नॉट लाइक a good way to deal the conflicts at all. Yes. ठीक, आपने टीम टीम के हवाले से बात की। अब मैं एक खास सवाल करने जा रहा हूँ जो कि स्टूडेंट्स के लिए, आपका इंटरेक्शन भी रहता होगा स्टूडेंट्स के साथ खासा। तो जब ये यूनिवर्सिटीज के अंदर ग्रुप्स बनते हैं, डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं बच्चों को, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, तो इन प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रुप्स बनते हैं बच्चों के। तो जब ये ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट आता है स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हुए, जाहिर है हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, हर कोई चाहता है कि बेहतर से बेहतर हो और हर कोई उस काम को अपने अंदाज से करना चाहता है। तो किस तरह अगर एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो गया और वहां पे कोई लीड करने वाला भी नहीं होता, हर कोई लीड करना चाह रहा होता है कि मैं लीड करूं या मैं लीड करूं या मेरी सुनी जाए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर खासतौर पर यूनिवर्सिटीज के अंदर जो ग्रुप्स बनते हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह खत्म किया जा सकता है और इसका हल बताइएगा। अच्छा, ये आपने बड़ा यू नो ये सवाल पूछा, और वाकई ही ये इस तरह से जो है वो होता भी है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर व्हेन स्टूडेंट्स आर कमिंग एंड दे हैव मेड ग्रुप्स, और ग्रुप्स के अंदर जो है वो फिर ए से बी ग्रुप होता है, कुछ समटाइम्स बॉयज का ग्रुप अलग होता है और गर्ल्स का ग्रुप अलग होता है। वो कंपटीशन ही कुछ जो है ना वो बड़ा वो कहते हैं ना अनोखा होता है, और उसमें जो है वो बड़ा चीजें होती हैं। अच्छा, इसको जो है ना आपने एज अ स्टूडेंट, what is your focus on that time? Focus on the objective. मैं जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं या लेटर ऑन हमें वॉच करते हैं, बेसिकली जब आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ ग्रुप के अंदर काम करते हैं, तो मींस वहां पर आपकी जो है वो एक कहते हैं ना टीम वर्क, यहाँ पर भी हम टीम वर्क को हाईलाइट करेंगे जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर किया। यहाँ पर भी आपका टीम वर्क ही काउंट होता है, क्योंकि डिफरेंट असाइनमेंट्स होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं जो 4 से 5 लोगों ने मिलकर जो है वो करनी होती हैं। तो अगर विद इन द ग्रुप भी समटाइम प्रॉब्लम हो जाए, भाई मेरी 2 स्लाइड्स में आपने 3 स्लाइड्स ले ली बोलने के लिए, इसी तरह से होता है ना। वो जब प्रेजेंटेशंस मिलती हैं तो वहां पर जो है आप स्लाइड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, और फिर 2 स्लाइड्स आपने ले ली, 4 मैंने ले ली, 5 किसी और ने ले ली, तो इस तरह से करके बिल्कुल। तो समटाइम्स इसके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, और भाई तेरी 3 स्लाइड्स है, मेरी 4 स्लाइड्स क्यों है? तो इस तरह से भी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हम देखते हैं कि बहुत सारे क्रिएट्स होते हैं। आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना, वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के ऊपर होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर भी ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है उस्मान, कॉन्फ्लिक्ट एक नेगेटिव चीज नहीं है।
ये इसे अगर आप पॉजिटिव वे में लेकर आते हो ना, बिल्कुल, तो इसमें बड़ी लर्निंग है, इसमें बड़ी लर्निंग है आपकी। आपका मसला एक क्रिएट हुआ ए और बी टीम का कि भाई हमारी जो लेकिन मैम प्रेजेंटेशन है ना, मैं यहाँ पर ये जरूर कहूंगा, जी माजरत के साथ मैं यहाँ पर ये जरूर कहूंगा कि मनफी और मस्बत दोनों असरात होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं इसके कॉन्फ्लिक्ट्स के। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो नेगेटिव यहाँ पर तब आता है जब मैं और आप उसको जो है ना नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं, तो फिर मसले मसाइल क्रिएट होते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के साथ ना पॉजिटिविटी भी आ जाती है समटाइम्स, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि अगर जैसे ग्रुप्स के अंदर हमारी डिस्कशन चल रही है या प्रॉब्लम आता है यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो हमें जो है ना सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है ऑन दैट टाइम, रेदर देन टू फाइंड आउट द फॉल्ट्स। हमने फॉल्ट थोड़ी देखने उस टाइम पर। तो ये मेरी सजेशन है आप लोगों से एज अ स्टूडेंट, कि आपने जो है ना सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू को देखना है कि क्या पता आपका जिस एरिया पर आपको रखा गया है या आपको जो असाइनमेंट दी गई है दूसरी टीम से ज्यादा दी गई है, क्या पता आपकी उसमें लर्निंग ज्यादा हो। आपको टास्क शायद सम टाइम जो है ना वो हार्ड दिया जाता है असाइनमेंट के ऊपर, तो उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क आता है कि टीचर ने जो है ना उसको देखो इतना इजी टास्क दे दिया और हमें देखो कितना डिफिकल्ट टास्क दे दिया। मतलब अब हम सारा दिन इंटरनेट पे सर्च करते रह जाएं, हाँ, अब हम इस तरह से जो है ना वो चीजों को फाइंड आउट करते रह जाएं, तो ये इट्स नॉट फेयर। तो ऑन दैट टाइम क्या होगा कि आप जितना ज्यादा चीजों में स्टक हो जाओगे ना, आप बिलीव यू मी कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर तो आप ज्यादा से ज्यादा आप लर्न करोगे। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी अटेंशन क्या है, आपकी अटेंशन उस ज्यादा काम को लेकर नहीं है। आपका जो मेन फोकस है ना वो लर्निंग के ऊपर है। मेरी लर्निंग ज्यादा होगी। अगर मुझे स्लाइड्स 4 मिल गई, दूसरे को 3 मिली हैं, तो इसका मतलब मुझे जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा गया है। नहीं, इसी तरह से होता है ना। तो ये जो है ना इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, अगर हम उनको पॉजिटिव वे में लेकर आएंगे ना, अपने मेंटल एटीट्यूड को चेंज करेंगे, तो मीन्स वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर भी हमें लर्निंग मिलेगी। और जब लर्निंग को हम छोटे लेवल से मैनेज करना सीखेंगे ना, तो उस्मान जब हम आगे आएंगे ना टीम्स के अंदर, तो वहां पर हमें छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर, यकीन करें आप छोटे छोटे इश्यूज को ना लीस्ट बॉदर करोगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस की हुई है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपने यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ऐसे छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को अपनी लाइफ के अंदर जो है वो हैंडल किया हुआ है। और जब फिर आप प्रोफेशनलिज्म पे आएंगे तो फिर तो आपको वहां पर हर रोज एक नया कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। तो फिर आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स को जो मतलब नेसेसरी नहीं है, आप उनको लीस्ट बॉदर करोगे, और फिर क्या होगा, आप डेवलप होगे ना। यू फोकस ऑन द पॉजिटिविटी, यू फोकस ऑन द ग्रोथ, यू फोकस ऑन द गोल, यू फोकस ऑन द टीम वर्क। ठीक है, आप प्रोडक्टिविटी के, क्रिएटिविटी के ऊपर जो है आप फोकस करोगे, तो ऑन दैट टाइम you will grow yourself and your personality. Yes. ठीक, चले मैम, मेरा ख्याल है कि हमने हर टॉपिक के हवाले से हमने बहुत डिटेल में जाके गुफ्तगू की, और आपने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, इसके क्या सोल्यूशन हो सकता है अगर कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो सकता है, फिर टीम बिल्डिंग की बात की, ग्रुप में अगर कॉन्फ्लिक्ट है, हमने हर एस्पेक्ट से इसको देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम हमारी ऑडियंस के लिए भरपूर मुफीद रहा होगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं अपनी गेस्ट नदब गिल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने वक्त निकाला, और आप सबका भी कि आप लोगों ने ये शो देखा। आप जुड़े रहिए इल्मी सिटी के साथ, और अपने होस्ट उस्मान सियालवी और गेस्ट मिस नदब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।